तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना वायरस। 24 घंटे में आए 2250 नए मामले, 65 लोगों की हो चुकी है पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में मौत। इसी बीच आपको बता दें कि भारत में अब कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 1,12,028। वहीं 45,422 लोग इस महामारी से भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,434 लोगों ने इस महामारी से अपनी भारत में गंवा दी है जान। तो ये महामारी भारत में बहुत तेजी से पनप रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, लॉकडाउन और महामारी के बीच अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य आज से हुआ शुरू। राम मंदिर के लिए जमीन का समतलीकरण हुआ तेज, जेसीबी की खुदाई में निकल रही हैं मूर्तियां। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज से राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, यानी अब मंदिर बनना शुरू हो गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म स्थली पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि के समतलीकरण का कार्य आज शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने आज यहां ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बीच समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर निर्माण के लिए भूमि के समतलीकरण का काम जारी है। इस काम में मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क आदि का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समतलीकरण एवं पुराने गैंगवे को हटाने का अभी काम किया जा रहा है। जहां दोस्तों उन्होंने बताया है कि जब जेसीबी के द्वारा भूमि का समतलीकरण राम मंदिर निर्माण के लिए किया जा रहा है तो उसमें जो है पुरानी मूर्तियां निकल रही हैं। तो ये काफी बड़ा उन्होंने बयान दिया है और बताया है कि वास्तव में जो है राम मंदिर का काम शुरू हो गया है निर्माण का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को भेजा नोटिस। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून CAA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर बुधवार यानी कल केंद्र की मोदी सरकार को एक नोटिस जारी किया है और इसे पहले से ही लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम वर्ग को स्पष्ट रूप से अलग रखना संविधान में प्रदत्त मुसलमानों के समानता और पंथ निरपेक्षता के अधिकारों का हनन है और ये पूर्ण रूप से संविधान के खिलाफ है। वहीं आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े, न्यायमूर्ति SS बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जो है केंद्र की मोदी सरकार को कल जारी किया है। पीठ ने इसी मुद्दे पर पहले से ही लंबित याचिकाओं के साथ इस याचिका को संलग्न करने का आदेश दिया है। ये याचिका तमिलनाडु तौहीद जमात, सालिम आल असमला स्टूडेंट यूनियन, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन और सचिन यादव ने दायर की थी। वहीं देश में 10 जनवरी को केंद्र की मोदी सरकार ने अधिसूचित नागरिकता संशोधन कानून CAA को 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आस्था के आधार पर उत्पीड़ित के कारण भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्यों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का इस कानून में प्रावधान है, जिसका मुसलमानों ने विरोध किया है। लेकिन अब एक नई याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस भेजा है। अब देखते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार क्या जवाब देती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ईद की नमाज की मांग खारिज। हाई कोर्ट ने कहा यूपी सरकार से ले इजाजत। जी दोस्तों आपको बता दें कि ईदगाह में ईद की नमाज की इजाजत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि आप प्रदेश सरकार से इसकी इजाजत लीजिए क्योंकि उसके पास ही शासन प्रशासन है। जी दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की वजह से यूपी सरकार ने मस्जिद और ईदगाह में सार्वजनिक रूप से नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी जिसमें नमाज की इजाजत मांगी गई थी। बता दें कि मुस्लिम समाज का पवित्र माह रमजान चल रहा है। आगामी 23 मई को ईद है। गौरतलब है कि बीते दिनों हाई कोर्ट ने गाजीपुर में मस्जिदों पर नमाज अदा करने पर लगी रोक हटा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने गाजीपुर के जिला अधिकारी यानी DM के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अजान
धार्मिक आज़ादी की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, जिस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वहीं आपको बता दें कि ईद की नमाज पढ़ने को लेकर भी जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि आप योगी सरकार से इजाज़त लीजिएगा, वही आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त देगी। तो ये काफ़ी बड़ा झटका दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद की नमाज को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन के बीच हो सकेंगे CBSE समेत अन्य बोर्ड के 10वीं 12वीं के एग्जाम। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज बंद है। छात्रों को पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। ऐसे में 10वीं और 12वीं की कक्षा बोर्ड एग्जाम को लेकर एक नई खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। इसके लिए राज्य को स्पेशल व्यवस्था करनी होगी, उन्होंने सलाह दी है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने जारी की है गाइडलाइन। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन के कुछ नियमों से उन्हें ढील दी जाए, ताकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा करवाई जा सके। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। तो आप लगा सकते हैं कि जल्दी 10वीं और 12वीं के CBSE समेत अन्य बोर्ड के एग्जाम हो सकते हैं, जो कि लॉकडाउन के चलते नहीं हुए थे बच्चों के। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का मांगा इस्तीफा। कहा चारों तरफ फैला रखी है अराजकता, नहीं संभल रहा प्रदेश, तो मुख्यमंत्री पद से दें इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में न मजदूर सुखी है और न आम आदमी सुरक्षित है। कानून व्यवस्था से लेकर हर व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों की गोलियां लोगों को सरेआम घूम रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर जो है अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश उनसे नहीं संभल रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ अराजकता फैला रखी है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस समय जो है किस तरह से प्रवासी मजदूरों पर लाठी तोड़ रही है और पुलिस उगाई भी लोगों से कर रही है, लेकिन आज किस तरह से इस प्रदेश में मजदूर परेशान है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अगर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे दे। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है और मांग की है अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बंगाल में टूटा अल्फान तूफान का कहर। ममता ने कहा कि ये कोरोना से भी भयानक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में साइक्लोन अल्फान ने तबाही मचाई है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराते हुए इस तूफान ने 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल में भीषण तबाही मचाई है। वहीं 5300 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। तो कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं, वहीं बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं, जिससे कि बिजली गुल हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इस भारी तबाही से 10 से 12 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तूफान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये तूफान कोरोना वायरस से भी बुरा है। उन्होंने आगे कहा कि राजधानी कोलकाता में आज शाम 3 घंटे बारिश तबाही से बुरा असर डाला है। कोलकाता में 3 लोगों की इस तूफान की वजह से जान चली गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में इस तूफान की वजह से 12 लोग और भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अम्फान तूफान से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वहां पर नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि तूफान की वजह से मची तबाही को राज्य सरकार जल्द ही पूरा कर लेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस तूफान की वजह से मची तबाही की वजह से हमें सब कुछ फिर से बनाना होगा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से अपील है कि कोई राजनीति नहीं करे, बल्कि हमें मानवीय मदद करे। चक्रवाती तूफान की वजह से मची तबाही के कारण कोलकाता में बिजली की तारें भी आग लग गई हैं, जिसकी वजह से पूरी बिजली भी गुल हो गई है। वहीं आपको बता दें ये काफ़ी बड़ी तबाही मचाते हुए असम समेत जो है पश्चिम बंगाल में भी आया। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है अल्फान तूफान को लेकर, जिसपे लगातार लोग रिपोर्ट कर रहे थे।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस ने योगी सरकार पर लगाया ओछी राजनीति करने का आरोप, वापस भेजी गई बॉर्डर पर खड़ी बसें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस ने योगी सरकार पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि जो भी बसें हमने बॉर्डर पर भेजी हैं उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए, सीएम योगी उन पर बीजेपी का झंडा लगवा दें, लेकिन इन बसों का मजदूरों के लिए इस्तेमाल करें और उनको उनके घर तक पहुंचाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बॉर्डर पर कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बसें प्रदेश में नहीं घुसने दी, तब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से ये बसें आज धीरे धीरे वापस आ रही हैं। यानी अब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से कांग्रेस सारी बसें को मंगवा रही है वापस, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उन्हें घुसने की इजाजत नहीं दी है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज को दी मंजूरी, कई और योजनाओं को भी किया आज पास। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई योजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज से लेकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक नई योजना शुरू किया जाना तय शामिल है। इसकी जानकारी पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक के.एस. दत्तवालिया ने दी है। दत्तवालिया ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को 31 मार्च 2023 तक के लिए मंजूरी दी है। इससे पहले इस योजना की अवधि 31 मार्च 2020 तक थी। इस योजना के तहत वृद्धावस्था, आय सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के माध्यम से पात्र सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों और इच्छुक मुद्रा उधारकर्ता के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक धनराशि को मंजूरी दे दी है। महानिदेशक ने बताया कि कैबिनेट ने फंसे हुए प्रवासियों को खाद्यान्न आवंटन के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी के लिए कार्य प्रणाली को अपनाने, राजस्व बंटवारे के आधार पर कोयले लिग्नाइट की बिक्री के लिए ब्लॉक और कोकिंग कोल लिंकेज कार्य को भी मंजूरी दे दी है। तो ये काफी बड़ा काम जो है केंद्र की मोदी सरकार ने आज किया है। वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा। और वो सब कौन से हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी